आपका पसंदीदा डिबेट शो टक्कर लेकर। हमारे इस शो में टकराते हैं दो अलग अलग पार्टियों के नेता और होती है गर्मा गर्म बहस। आज इस शो में कांग्रेस की तरफ से टक्कर लेने आ रही हैं पल्लवी शर्मा और बीजेपी की तरफ से उन्हें टक्कर देंगी चारू प्रज्ञा। हमारे इस शो की खासियत यह है कि मैं यानी एंकर कम बोलूंगा और हमारे मेहमानों को बोलने का ज्यादा से ज्यादा मौका दूंगा। आज से टक्कर में हम पॉइंट सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। बहस के दौरान जो पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी होगा उसे उसके अंक मिलेंगे और उन्हीं अंकों के आधार पर कार्यक्रम के आखिर में तय होगा कि इस टक्कर में किसने बाजी मारी। आपको बता दूं कि अगर एक नेता के बोलते वक्त दूसरा बोलता है तो उसके अंक कम भी होंगे। टक्कर में आज का मुद्दा है राहुल के चौकीदार चौर के नारे के जवाब में आया बीजेपी का नया नारा, मैं भी हूं चौकीदार। बहस शुरू करने से पहले दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट मिलेंगे। वक्त खत्म होते ही घंटी बजेगी और फिर दूसरे मेहमान को समय मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी बात रखेंगी कांग्रेस की पल्लवी शर्मा। पल्लवी, 5 साल में आपको सिर्फ एक ही नारा मिल पाया, एक ही नारा बना पाए, एक ऐसा सवाल बना पाए जिसको आप देश के सामने ले जाना चाहते हैं और वो सवाल है चौकीदार चोर है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कहने के लिए नहीं है। देखिए दीपक जी, पहले तो आपकी बात को काटते हुए मैं अपना उत्तर शुरू करूंगी। एक ही नारा नहीं है, चौकीदार चोर है। नारे बहुत हैं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, औरतों के नारा नहीं बना, बिल्कुल ये नारा दीपक जी, आपने कहा एंकर कम बोलेंगे और प्रवक्ता ज्यादा, तो मैं 2 मिनट अपने ले लूं। देखिए, क्योंकि आज आप बहस सिर्फ इस पर कर रहे हैं कि चौकीदार चोर है, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी एक पुरानी कहावत है जो बचपन से हम सबको सिखाई जाती है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज माहौल इस देश में ये है कि जब मेरे पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एक रैली में खड़े होते हैं और रफाल की बात शुरू ही करते हैं, उत्तराखंड में आपने देखा पब्लिक स्वयं कहने लग पड़ती है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो मुझे लगता है अब जो नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जो कैंपेन स्टार्ट की कि मैं भी चौकीदार, उसको अब बहुत देर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी कि एक ये चौकीदार है देश के, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और पूरा देश जानता है कि अब चौकीदार चोर है। सिर्फ चौकीदार, मुझे लगता है अगर नरेंद्र मोदी को अपना एक कैंपेन शुरू करना था तो उन्हें शुरू करना चाहिए था मैं चौकीदार और मेरे सिपा सलार। और उनके 5 सिपा सलार कौन होते? ललित मोदी, नीरव मोदी, भाई कहते हैं वो उनको, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जो लंदन में, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं 15 लाख का कोट पहन के घूमते हैं, वैसे उनके भाई नीरव मोदी लंदन में जो देश में भगोड़े डिक्लेयर किए जा चुके हैं, लंदन में 10 लाख की ऑस्ट्रिच प्रिंट जैकेट पहनकर एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का कैंपेन ये होना चाहिए था, मैं चौकीदार और मेरे 5 सिपा सलार, और उसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, विजय माल्या, सबका नाम होना चाहिए था। एक ऐसा चौकीदार इस देश को नहीं चाहिए दीपक जी, जो राफेल की फाइलें सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइलें सुरक्षित नहीं रख सकता, वो देश को क्या सुरक्षित रखेगा? ठीक है, जो अपने खत्म, आगे आप अपनी बात को ऐड कर सकती है। हमारे पास 1 घंटे का वक्त है इस बहस को पूरा करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, चौकीदार चोर है, चूंकि यह नारा हिट करने लगा था चारू, इसी के लिए आपको एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी और कांग्रेस भी यही कह रही है कि आपकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि चौकीदार अपने आप को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बुलाया था। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, जब तक मैं हूं मेरा देश सुरक्षित है, मैं अपने देश का चौकीदार हूं, मैं जागूंगा, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा और मेरे साथ खड़े हैं मेरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाई और बहन। तो लेकिन इस बात को उठा के राहुल गांधी जी ने अपनी लिमिटेड इंटेलेक्ट के साथ घुमा दिया। पहली बात तो आप मुझको ये बताइए, दुनिया के किस देश में ऐसा होता है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के, एक रटे रटाए तोते की तरह आप एक लाइन बोलना चालू कर देते हैं, एक रैली से दूसरी रैली, दूसरी रैली से तीसरी रैली, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, उसके आगे कहीं कांग्रेस की नीति नियत गई नहीं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूं, अगर विपक्ष एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार की किसी योजना में कमी निकालता है, सरकार के किसी निर्णय में कमी निकालता है, सरकार को कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देकर सुधार करने के लिए एडवाइस देता है, बहुत अच्छी बात है, ये विपक्ष का काम है। लेकिन क्या कांग्रेस विपक्ष में बैठ के ये काम कर पा रही है?
बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सारे नेता एक नारा लगाते हैं, चौकीदार चोर है, बिना किसी प्रूफ के। अब मैं आपको एक बात और बताती हूं, 2014 में इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, लीडर्स ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को चाय वाला कहा। अरे अगर आप भारत की आम जनता के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाओगे, मजाक बनाने की कोशिश करोगे, क्या जनता आपको इस बात के साथ जीने देगी, वापस सत्ता पाने देगी? इसका जवाब 14 में भी मिला था और इसका करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को, उनके समर्थकों को 2019 में भी मिलेगा। आज आप ये देखिए, मोदी जी के एक ट्वीट के साथ सैलाब आ गया है। तो जब रिजल्ट्स आएंगे 23 तारीख को, जब गिनती होगी, तो सुनामी आएगा भारतीय जनता पार्टी के नाम का और फिर से हमारी सरकार बनेगी। मैं कांग्रेस पार्टी को अपनी दोस्त पल्लवी के थ्रू ये एडवाइस देना चाहती हूं, अपमान मत करिए, भारत की जनता का अपमान मत करिए। पल्लवी, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, अपमान मत करिए। मैं आगे के सवालों पर जाऊंगा, हमारे जो रन ऑर्डर के सवाल है उस पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप दोनों को 10-10 पॉइंट मिल चुके हैं। 10-10 पॉइंट पे आपने अपनी बात सफलतापूर्वक रखी है। लेकिन पल्लवी, मेरा जो सीधा सवाल है वो ये है कि चौकीदार एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। देश में करोड़ों चौकीदार होंगे जो कॉलोनी की सुरक्षा करते होंगे, जो घर की सुरक्षा करते होंगे, जो फैक्ट्री की सुरक्षा करते होंगे, जो देश की सुरक्षा करते होंगे। आपने तो हर चौकीदार को चोर बना दिया। बिल्कुल नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि चौकीदार एक बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है। आज अगर हम अपने मोहल्लों में, अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं तो वो एक ऐसे चौकीदार की वजह से जो रात को पूरी रात जागकर हमारे मोहल्लों की, हमारे गलियों की, हमारे घरों की रखवाली करता है। तो चौकीदार एक बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जनरलाइज कर दिया, चौकीदार चोर है। एक मिनट, नहीं बिल्कुल, यहाँ पर 2 मिनट की सीलिंग खत्म हो गई। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपने जनरलाइज कर दिया चौकीदार चोर है। दीपक जी, आप बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चुप रहेंगे तो दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको देखने दर्शक आते। देखिए, हमें चाहिए, देश को चौकीदार चाहिए, हर देश के हर गली नुक्कड़ घरियाले को चौकीदार चाहिए, लेकिन ये जो सुपर से भी ऊपर वाला चौकीदार है ये किसी को नहीं चाहिए। ऐसा चाय वाला भी किसी को नहीं चाहिए जो 10 लाख का कोट पहनकर आम रास्तों पर घूमता है और अपने आप को चाय वाला कहकर लोगों की सिंपैथी बटोरता है। एक डिग्री, तो एक एजुकेशन डिग्री, आप देखिए, मोदी जी के खिलाफ एक आरटीआई फाइल हुआ जिसमें बोला गया कि मोदी जी कृपया हमें बता दीजिए, हर नागरिक को जानने का हक है कि देश के प्रधानमंत्री ने कितनी शिक्षा प्रदान की है। जब हमने आरटीआई फाइल किया और आरटीआई में पूछा गया कि मोदी जी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, मोदी जी ने उस आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया है। उस आरटीआई का आज तक जवाब नहीं आया। आज तक मोदी जी की एजुकेशनल डिग्री ही किसी ने नहीं देखी कि कितना पढ़े हैं। राहुल गांधी की कितनी है? राहुल गांधी की कितनी है? पल्लवी, सीधा सवाल, आप तो जानती होंगी ना, आपके अध्यक्ष है, राहुल गांधी की कितनी एजुकेशनल डिग्री? देखिए, एक सेकंड, आप राहुल गांधी की बता दीजिए ना, मैं उसमें मान जाऊंगा। आप राहुल गांधी की एजुकेशन डिग्री बता दीजिए, मैं उस पर मान जाऊंगा कि हाँ, आपको जानकारी है और आपको ये हक भी है कि आप प्रधानमंत्री की एजुकेशनल डिग्री पूछे। बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं, चाहे किसी को इस देश में मेरे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जी की डिग्री का पता हो या ना पता हो, पता होना चाहिए। जैसे आपको प्रधानमंत्री का पता होना चाहिए, वैसे राहुल गांधी का भी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, और आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप उनकी पार्टी की प्रवक्ता है। मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं यही कह रही हूँ, चाहे इस देश में किसी को राहुल गांधी जी की डिग्री का पता हो या नहीं हो, उसे मैं कह रहा हूं पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं पता होना चाहिए। नहीं, उसे पूरा हक है जानने का कि प्रधानमंत्री देश का कितना पड़ा है। राहुल गांधी जी गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री नहीं है जो। अरे राहुल गांधी जी सांसद हैं, राहुल गांधी सबसे जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सांसद हर कोई जब पेपर फाइल करता है, नॉमिनेशन पेपर, अपनी एजुकेशन, प्रधानमंत्री ने भी एजुकेशन, गलत पॉइंट पर आर्ग्यू कर रही है, गलत पॉइंट पर आर्ग्यू कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब पेपर फाइल कराए उसमें दी है, उसमें दी है। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। जब आरटीआई फाइल हुई
और कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो नॉमिनेशन पेपर में लिखा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है, वो डिग्री दिखाई जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी अटेंडेंस शीट निकाली जाए। तब क्यों घबरा गए ये प्रधानमंत्री? तब ये चौकीदार छुप क्यों गए दरवाजे बंद करके? तब चौकीदारी और देश की रखवाली कहां गई? तब 56 इंच का सीना कहां गया? चारू सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, मैं इसका पहले जवाब दे सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की डिग्री, उनकी अटेंडेंस, उनकी मार्कशीट भी बाहर आनी चाहिए? देखिए, ये जिस तरीके का हमारा देश है दीपक जी, हर सांसद चुनाव लड़ने से पहले अपना एक एफिडेविट भरता है, उस एफिडेविट में अपने बारे में उसको सब कुछ लिखना होता है। अब अगर एक सांसद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर आप सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो आप तैयार रहिए, जो शीशे के घर में रहते हैं उनको सोच समझ के कपड़े बदलने चाहिए। तो राहुल गांधी जी की तरफ मेरा इशारा है, वो समझ जाएं। दूसरी बात यह है, मैं राहुल गांधी जी की 1 पीढ़ी पीछे चलूं, 2 पीढ़ी पीछे चलूं, 3 पीढ़ी पीछे चलूं, अगर हम पूछने लगे इस देश में गांधी परिवार के हर प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे पाएगी? जिस पार्टी को अपने, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपके मार्क्स कट जाने चाहिए इस बात पे। पहली बार ये डिबेट है दीपक जी, आपको याद दिला रही हूँ, मार्क्स कटेंगे। जी जी, मार्क्स 15 से उससे 1 कम हो जाएगा। दूसरी बात ऐसी है, एक सक्सेसफुल लीडर को जज कैसे करा जाता है? मोदी जी ने 3 टर्म गुजरात के सीएम रहकर गुजरात को विकसित बनाया है, गुजरात में काम किया है। गुजरात के लोग आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। गुजरात पहले से विकसित था, और माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे उसकी जो ग्रोथ रेट थी उतनी किसी के टाइम नहीं। दीपक जी, जिसको 3 टर्म चीफ मिनिस्टर बनाया गया हो, वो अपनी क्वालिफिकेशन पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन पे, लोगों को जोड़ के रखने के क्वालिफिकेशन में, विकास के क्वालिफिकेशन में अव्वल नंबर लाया होगा, और तभी उसको बार बार ये जगह दी गई होगी। ये आप कह रहे हैं गुजरात पहले से विकसित था, तो एक विकसित प्रदेश को एक विकसित नेता मिला, इसीलिए वो विकसित रह पाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि आप जिस तरीके के वापस से पर्सनल आरोप लगा रही हैं पल्लवी जी, मैं आपको वापस मुद्दे पर लाना चाहती हूं। मैं ये चाहती हूं आप सरकार की नीतियों की बात करिए, आप सरकार की पॉलिसीज की बात करिए, आप सरकार को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए। हमारे नेता पर आप निजी वार करने के अलावा कर ही कुछ नहीं सकते, क्योंकि आपका नेता और कुछ करने के लायक नहीं है। ठीक है, रन डाउन का पहला सवाल लेते हैं। मैं दोनों को वक्त की मर्यादा के लिए रोकूंगा और टोकूंगा, लेकिन आप दूसरे एक को मत रोकिएगा, टोकिएगा। वापस टाइमर लगाते हैं दीपक जी। टाइमर भी हम लगा देंगे, लेकिन हम टाइमर लगाएंगे तो मेरे क्रॉस क्वेश्चन अटक जाएंगे, इसीलिए मैं उस टाइमर को अब नहीं लगा रहा हूं। लेकिन आप देखिए, पल्लवी ने टोका था, इसलिए पल्लवी के 5 अंक कम हुए हैं। आप 15 पर हैं, पल्लवी 10 पर बनी हुई है। लेकिन टक्कर का सीधा सवाल, अगला सवाल क्या है, ये आइए हम देखते हैं। टक्कर का पहला सवाल, क्या मैं भी चौकीदार नारे ने चौकीदार चोर है के नारे को बेअसर कर दिया है? बताइए पल्लवी, बेअसर कर दिया है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, भाजपा ओपिनियन पोल से खुश हो जाती है, चारू इस डिबेट के आंकड़ों से खुश हो जाएगी, मैं तभी खुश होंगी। कांग्रेस पार्टी तभी खुश होगी, मैं तभी खुश होंगी जब देश की जनता को मैं अपनी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरी पार्टी का जो स्टैंड है, वो पहुंचा पाऊं। ये नंबर मैटर नहीं करते। दूसरा, आपके सवाल पर आते हुए, देखिए आज मैंने फिर वही बात दोहराऊंगी, उत्तराखंड में रैली करते हुए आज राहुल गांधी, आज की रैली भी छोड़ दीजिए, जब 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों प्रदेशों में जब मेरे पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी बोलते थे चौकीदार, वहां से देश की जनता, हजारों लाखों लोग जवाब में वापस बोलते थे चोर है। तो मुझे लगता है जो भाजपा ने मैं भी चौकीदार है का नारा शुरू किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि जो नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी कि ये करप्ट नहीं है, और जो 2014 में उन्होंने जुमला एक शुरू किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरे देश को पता चल गया है कि असलियत क्या है नरेंद्र मोदी और भाजपा की। वो ये है, खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी और भगाऊंगा भी इस देश से। जैसे एक पिछले 5 साल में एक आप मुझे बता दीजिए, एक भगोड़ा जो देश का पैसा लेके गया हो, क्या नरेंद्र मोदी उसको वापस लाने में सक्षम हुए? जवाब में आपको मिलेगा नहीं। आप मुझे बताइए, चलिए छोड़िए वो बातें जो उन्होंने वादे किए नरेंद्र मोदी ने, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में डालेंगे, बताइए किसी के खाते में 15 लाख पहुंचे? जवाब में मिलेगा नहीं। बताइए जो 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया, किसी को मिला? आज रोजगार की क्या स्थिति है?
हमारे युवा किस कदर परेशान है सब जानते हैं, तो उसका भी जवाब है नहीं। तो मुझे लगता है देश की जन मिलेगा नहीं। बताइए, जो 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया, किसी को मिला? आज रोजगार की क्या स्थिति है, हमारे युवा किस कदर परेशान है सब जानते हैं, तो उसका भी जवाब है नहीं। तो मुझे लगता है देश की जनता के सामने पूरा भाजपा नरेंद्र मोदी जी का पर्दाफाश हो चुका है। किस प्रकार इन्होंने जुमलों पर एक सरकार बनाई, उस सरकार को, उन जुमलों को करारा जवाब देगी 2019 में इस देश की जनता। क्या आपको नहीं लगता चारू की चौकीदार चोर है का असर होना शुरू हो गया था? इसी के चलते आपको मैं भी चौकीदारों की कैंपेन लॉन्च करनी पड़ी। दीपक जी, सबसे पहले मैं पल्लवी की बातों का जवाब देना चाहूंगी, फिर मैं आपके सवाल के जवाब पर आऊंगी। सबसे पहली बात, हमारी सरकार ने एक्सट्रेडिशन ऑर्डर्स दूसरे देशों से जारी करा दिए हैं इन लोगों के, जिनको भगाया था यूपीए सरकार ने, जिनको लोन दिए थे यूपीए सरकार ने। दूसरी बात, किसके करा दिए हैं? एक नाम बताइए। नीरव मोदी के खिलाफ केस चल रहा रहा है। कुछ नहीं उसके बाद ऑगस्टा नीरव मोदी पर आ जाइए, विजय माल्या पर आ जाइए, कुछ नहीं हुआ। बीच में बोली है, नंबर काट दीजिए, नंबर काट दीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे मेरी बात, कुछ नहीं हुआ, ना नीरव पे हुआ, ना मेहुल पे हुआ, ना विजय माल्या पे हुआ, तीनों पर कुछ नहीं हुआ। मिडिल मैन को वापस लाया गया। बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पैसा लेकर भागे हैं, दीपक जी आप बात क्यों छोड़ दीजिए? उनके ऊपर केस चल रहे हैं, विदेशों में केस चल रहे हैं, जहां पर जाकर हमारी सीबीआई, हमारी ईडी बहुत स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन दे रही है। दूसरी बात यह है कि आप जब इस तरीके के रिकॉर्ड पर अटक जाती हैं, एक ही स्टेटमेंट आप बार बार दोहराती हैं अपने अध्यक्ष की तरह, मैं आपको ये बता दूं, आप आंकड़ों पर बात करिए, आप हवाओं में बातें मत करिए। जब आप ये बोलते हैं मोदी सरकार ने देश को क्या दिया, अरे आप गिनती बताइए ना। उज्ज्वला योजना से जिन महिलाओं के घर में गैस पहुंची, ये आपको दिखाई नहीं देगा। जिनके घर बने, ये आपको दिखाई नहीं देगा। सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, हर तरीके का विकास पूरे देश में दुगनी नहीं, पहले से चौगुनी स्पीड पर चल रहा है। एक बात मैं आपको और कहती हूं, घूम फिर के कांग्रेस आ जाती है नौकरियों पर। तो सीआईआई का डेटा है, ये बीजेपी का डेटा नहीं है, सीआईआई का डेटा है। पिछले 4 साल में 6 करोड़ नौकरियां हुई हैं, 6 करोड़ नौकरियां, जिसमें मैं गिन नहीं रही हूं उन नौकरियों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो स्मॉल स्केल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो आप तथ्यों पे बात करिए जैसे मोदी सरकार करती है। हमारा तो डैशबोर्ड है जी, रिपोर्ट कार्ड हमारा जनता के सामने परमानेंटली अवेलेबल है। हम नंबर्स पे बात करते हैं, हवा में नहीं उड़ रहे आपकी पल्लवी। नंबर पे बात करती है, हवा में नहीं। इन्होंने उज्ज्वला की भी बात की, इन्होंने मुद्रा की भी बात की, इन्होंने रोजगार की भी बात की। आपके तीनों पॉइंट को काउंटर किया है। देखिए दीपक जी, काउंटर तब होता, मैं मानती हूं हर इंसान, चारू ने बिल्कुल ठीक बात कही कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए, आंकड़ों पर बात करनी चाहिए। दीपक जी, हम भी तो तरस रहे हैं, पूरा देश तरस रहा है। अरे मोदी जी, आंकड़े तो बाहर आने दीजिए। पर अफसोस की तो यही बात है कि चौकीदार ने आंकड़े भी चोरी करके कहीं छुपा लिए। चौकीदार चोर इनके रिपोर्ट कार्ड को, इनको तो मदद कर दिया आपने। ये रिपोर्ट कार्ड देंगे ही नहीं। अब चौकीदार चोर है पर पूरा कैंपेन ले जाएंगे, और आपको जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेना था, आपकी ही गलती के कारण अब वो रिपोर्ट कार्ड बाहर नहीं आएगा। मैं मानती हूं ये जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? 2 वजह। पहली वजह, हर सरकार को 5 साल खत्म होते देश की तरफ अपनी जवाबदेही समझनी होती है। अगर भाजपा सरकार कहेगी कि कांग्रेस की वजह से हम देश की जनता को जवाब नहीं देंगे, मैं मानती हूं वो इनका फेलियर है, ना कि कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात जो मैं कह रही थी, इन्होंने आंकड़े छुपाए हैं। आज कल 108 इकोनॉमिस्ट पूरे वर्ल्ड से एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि मोदी जी, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करिए, देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, आप भी मत कीजिए, नहीं तो हमें देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज ये नौबत आ गई है कि चिट्ठियां लिखी जा रही है प्रधानमंत्री को देश बचाने के लिए। ये सीआईआई का डेटा कोट करिए, सब जानते हैं चारू जी, सीआईआई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रन करती है। एनएसएसओ जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने उनका डब्बा ठप कर दिया। आपने आरबीआई के गवर्नर को एक के बाद एक रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। आपकी सरकार ने सीबीआई को ध्वस्त कर दिया। आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर कीजिए। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी फेल्ड गवर्नेंस के लिए कुछ नहीं कर सकते तो माफी मांग लीजिए। दूसरा, इन्होंने उज्ज्वला की बात की। नहीं दीपक जी, अभी मेरा है,
उज्ज्वला की बात की, मैं नहीं कहती। इनका खत्म हो जाएगा, उज्ज्वला का खत्म। डेटा निकला है कि उज्ज्वला में 80% महिलाओं ने उज्ज्वला स्कीम से रिजाइन कर दिया, क्योंकि दूसरा सिलेंडर कैसे किया? वापस कर दिया, क्योंकि दूसरा सिलेंडर खरीदना इतना महंगा हो गया कि वो आज वापस चूल्हे पर आ गई है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछती हूं, बताइए आपने अपने 5 साल में कितने एम्स बनाए और कितने IIT बनाए, और सतर्क होकर जवाब दीजिएगा, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, देश को तभी आपकी डेवलपमेंट पता चल जाएगी। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, चलिए उज्ज्वला से हम शुरू करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारी सरकार ने गरीबों को दिया है। आप उस देने को गिन रही हो। आप ये भूल जाती हो कि यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार में 60 साल देश से लिया ही लिया है। आज जिस गरीब की आप दुहाई देते हो, 60 साल उन गरीबों को लूट कर बैठी है कांग्रेस, उन गरीबों से चुरा कर बैठी है कांग्रेस। मोदी सरकार पर आप जैसे लोग ये उंगली तो उठा सकते हैं, दिया लेकिन कम दिया, ये उंगली नहीं उठा सकते कि दिया ही नहीं, जैसा कि हम बोलते हैं कांग्रेस के बारे में। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताती हूं। जब हम एक सरकार बनाने की बात करते हैं, हम देश चलाने की बात करते हैं, हम आगे अपना विजन डॉक्यूमेंट भी देते हैं, हम आगे क्या करेंगे हम इस बारे में भी बात करते हैं। तो जब हम अपने विजन की बात करते हैं, हमारी नीयत देखी जाती है। आज की तारीख में इस देश में मैं नहीं सोचती ऐसा कोई इंसान होगा जो मोदी जी की नीयत के ऊपर प्रश्न उठा सकता है। मोदी जी की नीयत साफ है, मोदी जी की नीति साफ है। क्या ये बात हम विपक्ष के नेताओं के लिए कह सकते हैं? इसका बेटा, उसकी बेटी, इसका बेटा, उसकी बेटी, उसका भांजा, उसका भतीजा, इस तरीके से चलती है विपक्ष की राजनीति। कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी के अंदर तक डेमोक्रेसी लेकर चलती है। पार्टी ग्राउंड लेवल के फीडबैक से चलती है। कोई किसी का भी बेटा हो, कोई किसी की भी बेटी हो, जमीन से काम करके ऊपर उठते हैं तो पार्टी में वो कुछ कर सकते हैं। तो इस वक्त नीति की आप बात करो, मोदी सरकार आगे है। नियत की आप बात करो, मोदी सरकार आगे है। एक बात बहुत जरूरी और है, जब हमारे देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, हमको ये पता चलता है हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करने वाले, जो उन बॉर्डर्स को गार्ड करने वाले लोग हैं, उनको हम एक कितनी सहायता दे पा रहे हैं, दूसरा हम उनका कितना साथ निभा पा रहे हैं। मोदी सरकार ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम डटकर खड़े हैं अपने बॉर्डर्स पे, अपने भाइयों के साथ, जो यूपीए सरकार कभी नहीं कर पाई। हमारा देश आज ज्यादा सुरक्षित है। 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने 10 चलाई, आपने 5 चलाई है। देखते हैं कितना तगड़ी टक्कर होती है। लेकिन इस टक्कर में अभी तक हमारा मीटर क्या कहता है, मीटर हम आपको दिखाते हैं। अभी तक पल्लवी आगे चल रही थी, लेकिन अब चारू आगे हो गई है। मीटर में 35 अंक चारू के हैं और 30 अंक पल्लवी के। हम अगले सवाल पर आएंगे, हमारे रन ऑर्डर का अगला सवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक। से हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पल्लवी शर्मा से, और साथ ही साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ हैं। आइए अब बढ़ते हैं टक्कर में हमारे अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है, देखिए टक्कर का दूसरा सवाल, क्या मैं भी चौकीदार नारे के बाद राफेल चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा? बताइए पल्लवी। और मैं इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं। कल हमने एक नेशनल सर्वे किया था जिसमें इंडिया का मूड बताया था, उसमें सिर्फ 1% लोग 100% में से ये मानते हैं कि राफेल चुनावी मुद्दा हो सकता है। तो आपको नहीं लगता मुद्दा चुनने में कांग्रेस की तरफ से गलती हो गई? देखिए दीपक जी, मैं उदाहरण के साथ अपनी बात रखना चाहूंगी। पहली बात, जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तब भी हमें हर न्यूज चैनल ने, हर ओपिनियन सर्वे ने यही कहा कि राहुल गांधी जी रफाल का मुद्दा उठा रहे हैं जो वोटर तक नहीं पहुंच पा रहा है सक्षम तरीके से, इसलिए कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने 5 में से 3 राज्यों में जीत दर्ज की और भाजपा ने 0 खाता भी नहीं खोल पाए किसी भी एक 5 राज्य में। तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो देश के हर नागरिक, हर तबके को साथ लेकर चलने वाले मुद्दे हैं। करप्शन एक मुद्दा है और हमेशा इस देश में रहा है, और कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है ऑपोजिशन पार्टी होते हुए कि वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया रफाल के नाम पे, 30,000 करोड़ अनिल अंबानी अपने प्रिय मित्र की जेब में जाके डाल दिया, उसको देश की जनता के सामने लाए। दूसरी बात कैसे डाल दिया? मैंने चारू जी से ये समझा दीजिए। राहुल जी भी समझाने में असफल है, आप भी समझाने में असफल है कि 30,000 करोड़ कैसे डाल दिया?
देखिए, अगर आप राफेल पे डिबेट करना चाहते हैं तो आप मुझे टाइम और देंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार समझाएं। आगे आप समझाइएगा, आगे ये सवाल फिर से आने वाला है। आप अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए, मैंने चारू जी से इससे पहले एक बहुत सिंपल सवाल पूछा था, आपके सामने दरख्वास्त की थी कि डायरेक्ट जवाब दीजिए कि आपने 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में, इन्हें शायद ये भी नहीं याद कि इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने एम्स और आईआईटी को लेकर क्या वादे किए थे और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। आप मुझे ये बता दीजिए 5 साल में आपने कितने एम्स और आईआईटी खोले, उसका जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं देंगी, ये गोल गोल घुमाएंगी, या तो इन्हें पता नहीं, लेकिन मैं मानती हूं इन्हें पता है, लेकिन इतना शर्मसार आंकड़ा है कि वो बताया नहीं जा सकता। उसका जवाब है 0। कोई एम्स नहीं खोला, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में और भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हर राज्य में एक एम्स खोलेंगे। तो मैं मानती हूं ये जो बड़े वादे किए, ये जो बड़े वादे किए, क्या राफेल मुद्दा रहा? राफेल कहना था रहा या नहीं रहा? दीपक जी, मैंने शुरू इस बात से किया कि राफेल एक मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी का हर मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राफेल भी एक मुद्दा है क्योंकि वो करप्शन से जुड़ा है, किसान मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, औरतों की सुरक्षा मुद्दा है। लेकिन भाजपा इस सब पे बात नहीं करेगी। इससे पहले भी आपने चारू क्या बात करेंगे? लास्ट में किसानों की बात, सुरक्षा की बात, लेकिन सबसे पहले राफेल का मुद्दा जिस पर यह सवाल है, राफेल, क्या राफेल मुद्दा रह गया है या नहीं रह गया? दीपक जी, मुझे मालूम नहीं पल्लवी जी जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी की हैं या नहीं, पर मैं हूं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम करती हूं। जब मैं इस देश की गलियों में घूमती हूं, जब मैं लोगों से मिलती हूं, सिंपल लोग मुझसे 2 बातें पूछते हैं। अरे दीदी, ये तो बताओ, जो सरकार और दूसरी सरकार के बीच में डील है उसमें करप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जब इस देश के हर बेसिक नागरिक, हर बच्चे को ये समझ में आ जाता है, मैं ये नहीं समझ पा रही कि कांग्रेस के अध्यक्ष को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा। बार बार पल्लवी जी नाम लेती हैं अनिल अंबानी का। तो मैं एक क्लैरिफिकेशन दूंगी और उसके बाद एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगी, अगर सर आपकी परमिशन हो। नहीं, बिल्कुल। तो क्लैरिफिकेशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो आप अनिल अंबानी का नाम लेती हैं, आपको मालूम है ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि बाहर की देश में दूसरी कंपनी में जितने का भारत सरकार ऑर्डर देगी, उससे आधे का, उतने वैल्यू का प्रोडक्शन हमारे देश में करना होगा। जरूरी नहीं है रफाल विमान बनाए जाए। हर डील में होता है ऑफसेट, हर डील में होता है ऑफसेट, हर डील में होता है। और मैं आपको ये भी कह दूं, ये कोई कानून नहीं कहता कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें करप्शन नहीं हो सकता। ऐसे कई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मेरी बात आप मुझे पूरी करने दीजिए। तो जब हम ऑफसेट की बात करते हैं, उठा के किसी को कहीं ने किसी ने आगे पैसे नहीं दे दिए हैं। ये मिसलीडिंग टाइप के जो आधे अधूरे स्टेटमेंट्स हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, ये विपक्ष करता है। ना सवाल ये है कि ऑफसेट में अनिल अंबानी की नई कंपनी कैसे आ गई, जिसके पास किसी भी नई कंपनी की मैं आपको 10 दिन पहले बनी। पल्लवी जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको नई कंपनी की कहानी, नंबर से ऊपर उठ जाइए। नई कंपनी की मैं आपको एक बात बताती हूँ। दीपक जी, जिस कंपनी को अनिल अंबानी जी ने टेक ओवर किया, वो हमारे देश की सबसे पुरानी वॉरशिप्स बनाने वाली कंपनी थी, सबसे पुरानी। उस कंपनी का नाम बदलकर, उस कंपनी का नाम बदलकर रखा गया है। वो कंपनी है जिसको प्रधानमंत्री मोदी HCL का पत्ता कट जाता है। झूठ बोलेंगे तो मैं बोलूंगी, झूठ नहीं, देश की जनता को किसी प्रकार का झूठ नहीं, झूठ किसी भी तरह का देश की जनता को कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचने देगी। जब ये अपना चिल्लाना खत्म कर लेंगे तब हम बोलेंगे। दीपक जी, आपके डिबेट में मेरे टाइम में कोई और कट थ्रू कर रहा है, तो आपका बजट राउंड तो काम नहीं करेगा। चारों आगे बढ़िए, चारों आगे बढ़िए। आप भी इनको चोर कह रही है। देखिए, इन्होंने आपको चोर कहा, आप भी इनको चोर कह रही है। शोर मचा रहे हैं। चोर मौफेरे भाई तो नहीं है कहीं। ये इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। अब आप देखिए, इनकी इतनी सारी बातों से मैं अग्री नहीं कर रही थी। क्या मैं बीच में चिल्ला रही हूँ? कॉन्फिडेंस शांत होता है, इंतजार करता है, लेकिन जो ये इनसिक्योरिटी होती है ना, ये चीख चीख के बाहर आती है। ये चीख चीख के अभी भी बाहर आ रही है। अब मैं को झूठ नहीं दीपक सर, आप जो ये इनसिक्योरिटी होती है ना, ये चीख चीख के बाहर आती है। ये चीख चीख के अभी भी बाहर आ रही है। अब मैं को झूठ नहीं
दीपक सर आपने मैंने बिल्कुल गोल पोस्ट नहीं बदली। पर चलिए आप जो कहे वो सही, अब हम ऐसे ही करेंगे, अब हम पल्लवी जी को बीच में ना खाता टोकेंगे। ना वही जो हम कहे वही सब, क्या वो केसरी जी के लिए कहते हैं। जी अब मैं अगर अपनी रफाइल की बात पूरी कर लूं, हाँ। अपनी रफाइल की बात मैं पूरी कर रही हूं। ऑफसेट का जो पूरा का पूरा अमाउंट हमारे देश में आया है उसका बस सिर्फ 3% अनिल अंबानी की कंपनी को दिया है। आप अपनी शायद पढ़ाई ठीक से कर नहीं आए हैं पल्लवी जी, आप लोग को जो रिसर्च दी जाती है ना आपके सेंट्रल ऑफिस से, शायद वो ही अधूरी है। आप पढ़िए, आप फिर से आरटीआई लगाइए, आप आरटीआई एक्टिविस्ट है ना, आप आरटीआई लगाइए, आप इंफॉर्मेशन निकालिए। 3%। दूसरी बात, सारी की सारी डिटेल्स हर जगह से क्लैरिफाई कर दी गई हैं। 3% में से एक कंपनी को मिला, बाकी 97% करीब करीब 100 और कंपनियों में बांटा गया है। 100 और कंपनियां। तो आप कब तक देश को गुमराह करेंगे? रफाइल के नाम पर राहुल फेल हो चुका है पूरे देश में। गली गली में एक ही शोर है, राहुल फेल। रफाइल किसी को याद नहीं है, राहुल फेल याद रहता है। अच्छा, देखिए अब चारू जी या तो बहुत कंफ्यूज हो गई या बिल्कुल बौखला गई हैं, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैं जब ग्राउंड पर उतरती हूं तो मुझसे पूछा जाता है कि भाई रफाल में तो करप्शन हो ही नहीं सकती। खत्म करते करते कह रही हैं कि रफाल सब भूल गए हैं, रफाल के बारे में कोई बोल नहीं रहा। तो पहले ये तय कर ले जो भाजपा का ये नहीं कहा, मैंने ये कहा रफाल के नाम पर राहुल फेल है। राहुल फेल हमारे लिए रफाल मुद्दा नहीं है। आपको 1000 करोड़ की बात हुई कि अनिल अंबानी को कोई नहीं, आपके अध्यक्ष की समझ भी कम है। आप एक या दो नारों से ज्यादा उसको सिखा नहीं पाते हो। प्रवक्ता है, मुझे नहीं पता था कि अनिल अंबानी की भी प्रवक्ता चारू जी बन गई है या भाजपा बन गया है अनिल अंबानी का प्रवक्ता। अनिल अंबानी की कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकलती है जिसमें उन्होंने खुद 30,000 करोड़ का अमाउंट कोट किया है। टोटल अमाउंट रिपोर्ट पढ़िए। आप फिर से बड़े बात कर रही है, आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है क्या? आप दिखाइए पूरी रिपोर्ट पढ़े बिना आप एक शब्द बोलना चालू कर देती है। देखिए जिसका लीडर ही बनकर नहीं आता उसकी पार्टी पर भरोसा नहीं। दीपक जी मैं मानती हूँ ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसी सरकार इस देश को चला रही है जिसको ना विपक्ष पर भरोसा है, ना देश का दुर्भाग्य ये है कि 60 साल तक लूटा गया है इस देश को, 60 साल तक। आज भी यही करने की कोशिश करी जा रही है, आज भी यही करा जा रहा है। अरे देश सुरक्षित है, देश में जो विमान आ जाने चाहिए थे 15 साल पहले वो आज तक नहीं आए हैं। ये किसकी वजह से नहीं आए हैं? आज भी हमारी जो एयरफोर्स है वो अपडेटेड नहीं है, किसकी वजह से है? आप पुरानी बातें कर रही है, 26/11 पर चलिए, यही एयरफोर्स तब भी उड़ने को तैयार थी, किसने उसको उड़ने नहीं दिया? आप ये सच बताइए। आज किस सरकार में हिम्मत है दुनिया के सामने स्टैंड लेने की, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे वो आपके विपक्ष के खिलाफ हो? बताइए, उसका गुणगान करा जाता है बॉर्डर पार पाकिस्तान में, किया जाता है वैलिड पॉइंट पल्लवी, वैलिड पॉइंट। इसका सवाल मैं चारू से पूछ रहा हूँ, क्यों शहीद हो गए हमारे और जवान? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि अब जितने भी वैली में हलचल है ये सब बौखलाए हुए लोगों की है, पहली बात। एक बात और है, यहाँ पर देश कोशिश कर रहा है अपनी सुरक्षा, अपनी गार्ड, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखने का, लेकिन मजाक हमारा किस बात पर उड़ाया जाता है? पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बोला जाता है अरे जिसका विपक्ष उसके साथ नहीं है, जो देश भी डिवाइडेड है। आप बताइए, जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था किसी ने प्रश्न उठाया था क्या? विपक्ष वहां पर इसी तरीके से डायलॉगबाजी कर रहा था, लेकिन बीच में नहीं बोला था। आप हमारे देश में फर्क देख लीजिए, यहाँ पर विपक्ष शांति नहीं होता है, रीट्वीट किया जाता है। दीपक जी रीट्वीट किया जाता है कांग्रेस की ट्वीट्स को पाकिस्तान के लीडर्स से, पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट से, यहाँ पर नहीं। ये सवाल इस तरीके की सवाल ये नहीं था, सवाल ये नहीं था, पाकिस्तान में सवाल ये नहीं था, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि बालाकोट के बाद भी अगर हमने इतना बड़ा अपना सीना दिखा दिया है कि 56 इंच का नहीं, हमारा 75 इंच का सीना है, और मैं एक व्यक्ति के सीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के सीने की बात कर रहा हूं कि हमारा सीना इतना चौड़ा है, तो बालाकोट के बाद भी हमारे वीर जवान क्यों मारे जा रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चल रही है क्योंकि बॉर्डर पे टेंशन है। ये हमारे जवान समझते हैं, ये हमारी सरकार समझती है। लेकिन वापस मैं एक ही बात कहूंगी दीपक जी,
हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला हमारे पास विपक्ष है ही नहीं। इसीलिए हमारा देश बार बार मार खाता है। आप एक बात बोलो, यूनाइटेड इंडिया को कोई हरा सकता है क्या? दुनिया के किसी और देश ने हमारी निंदा नहीं की। हमारी निंदा किसने करी? कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों ने। हमारे खिलाफ आवाज किसने उठाई? वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हुआ करते थे, आज वो सबूत गैंग के हिस्से बनकर यहां पर शोर मचा रहे हैं। हमारे साथ यही वो कहते हैं ना, गैरों में क्या दम था, हमें तो अपनों ने मार दिया। यही हो रहा है अभी भी हिंदुस्तान के साथ, यही हो रहा है हमारी सेना के साथ। सेना हमारी बदली नहीं, सेना हमारी पहले भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर है। सिर्फ लीडर बदले हैं हमारे देश के और इसीलिए रिजल्ट बदलता जा रहा है। अरे आज हम उस लीग में हैं, अमेरिका और इजराइल को ज्वाइन करते हुए, जो अपने बॉर्डर के पार जाकर आतंकवाद पे हमला कर सकते हैं। अब तक कर सकते थे क्या? ठीक है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, फिर भी मैं जवाब को एक्सेप्ट करता हूं। दीपक जी देखिए, भाजपा का एक ही सहारा, जब सवाल पूछे जाएं तो लगाओ पाकिस्तान का नारा। अब जैसे चारू जी से आपने सवाल के नारे लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। आप बोलिए ना बोलिए, मैं बोल रही हूँ बीच में। पाकिस्तान का नारा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी गर्व से बोलती है भारत माता की जय, गर्व से तिरंगा अपने हाथ में लेकर खड़ी होती है। जय जय गांधी होता है हमारे यहाँ, नहीं होता हमारे यहाँ जय जय गांधी। हमारे यहाँ भारत माता सबसे ऊपर मानी जाती है। नेशन फर्स्ट, नॉट फैमिली फर्स्ट। यहाँ पर बैठकर आप किसी भी टाइप के यहाँ पर स्टेटमेंट्स मत दीजिए। पाकिस्तान के नारे कभी लगे हैं तो कांग्रेस के नेताओं का जो भी कराया जाता है, कोई असर नहीं अब दर्शकों पे पड़ेगा। चारू जी इसलिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोच लीजिए जवाब क्या देना है, तब तक मैं बोलती हूँ। देखिए ऐसा है दीपक, जैसा कि मुझे कम चारू जी ने माना कि इनकी सरकार फेल रही नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने में। इन्होंने खुद कहा क्रॉस बॉर्डर टेंशन चल रहा है, सीज फायर हो रहे। अरे हम भी तो तब से यही कह रहे थे कि आपके एमएचए का स्वयं का आंकड़ा है, 5000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हो गए। आपने जाकर हमारे जवान शहीद हो गए और ये 500 का आंकड़ा पुलवामा से पहले का है। घरों में जाइए जहाँ पर हमारे 300 से ज्यादा घरों में जा गए, जहाँ पर हमारे मार्टियर्स लौट के गए हैं। अच्छा, वो आप घरों में जाए, इससे आगे बढ़ते 10 सेकंड में आपका सवाल होगी। चारू जी ने अभी बहुत अच्छी बात की, इन्होंने कहा इन शहीदों के घरों में जाइए। मैं इन्हें जरा एक बात याद दिला दूं, एक रैली कर रहा था एक नेता पटना में और एक शहीद का शव आया पिंटू सिंह का, और वो नेता अब क्या उनको गद्दार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप खुद बता दें। टैग देने में पाकिस्तान ये भाजपा माहिर है, तो ये टैग दे दे उस नेता के लिए कि वो नेता ना अपनी रैली छोड़ के गया, ना रैली के बाद गया उस शहीद को श्रद्धांजलि देने, और वो नेता कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश में चाहे श्रद्धांजलि देने हमारे प्रधानमंत्री हो, कोई और हमारी पार्टी का नेता हो, कोई और हमारी पार्टी का सेवक हो, या एक आम हिंदुस्तानी हो, हर इंसान सड़क पे खड़ा था हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। इनके नेता की तरह नहीं था कि 1 मिनट के साइलेंस में भी वो वहां पर प्रधानमंत्री फोन में गेम खेल रहा था, फोन में गेम खेल रहा था जब हमारे शहीदों के शव आगे बढ़े, आगे बढ़ते इस बहस में आगे बढ़ते। ये पॉइंट हमने रिपीटेडली सुना है कि पिंटू सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं गए। हो सकता है प्रधानमंत्री के अपने कुछ कार्यक्रम हो सकता हो उनकी व्यस्तता हो सकता है कि उन्होंने पहले उनको श्रद्धांजलि जब सभी के शव आए थे तब उन्होंने यहाँ पर दी थी दिल्ली में। और हो सकता है दीपक जी, प्रधानमंत्री जी का जो मूवमेंट होता है वो सडनली चेंज नहीं कर दिया जाता। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पल्लवी को ये बात समझाइए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते हैं कहीं पर भी, उनका के घर गए, अरे राहुल गांधी जी की बात ही मत करिए। राहुल गांधी तो आपके हमारा निकलता जा रहा है। चलो करिए आप, आगे चलते हैं इस गर्मा गर्म बहस के बीच। अब एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। टक्कर का तीसरा सवाल, क्या मोदी को विरोधियों के वार को पलटने में महारत हासिल है? आपने मौत का सौदागर कहा, उन्होंने पलट लिया। आपने नीच कहा, उन्होंने पलट दिया। आपने चाय वाला कहा, उन्होंने पलट दिया। आपने चौकीदार चोर कहा, अब वो फिर पलट रहे हैं। आपको लगता है कि वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में आ रहे हैं कि आप डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में आ रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं मानती हूं पहले तो एक बात पे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मौत का सौदागर किसने कहा था। ये नरेंद्र मोदी के स्वयं के शब्द थे जब सोनिया गांधी जी गुजरात में खुद कहा था। सोनिया गांधी जी गुजरात, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा,
सोनिया गांधी जी को पहले नरेंद्र मोदी ने यह कहा था जब सोनिया गांधी जी गुजरात में रैली करने गई थी, जिसके पलट जवाब में सोनिया गांधी जी ने फिर ये शब्दों का इस्तेमाल किया था। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, मैं मानती हूं उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, मोदी जी जिम्मेदार है। जर्सी का नहीं दीपक जी, अच्छा आप बोल रहे हैं दीपक जी, मैं बोलूंगी तो ये मानेंगी नहीं, कम से कम आपके मुंह से निकली हुई बात इनको मानना पड़ेगा। मोदी जी ने महिलाओं के खिलाफ किया वो तो रहने दीजिए, हमारे देश के शौर्य के जो प्रतीक है हमारे सैनिक, उनके लिए मोदी जी ने कितनी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कहा है कि हमारे देश के व्यापारी हमारे सैनिकों से ज्यादा रिस्क लेते हैं, कहा है कि नहीं कहा है? चारू जी इस पे अगर हिम्मत है तो ना करके दिखाएं। पल्लवी, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी पार्टी में सारे लोग अधूरा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मोदी जी और उनकी सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से, मैं ना चिल्लाना नहीं चाह रही, जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाए तो मैं चारू जी धन्यवाद। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहती। इनके जिस तरीके के फॉल्स नैरेटिव पिछले 5 साल पहले ही शुरू हो गए थे, आज तक चल रहे हैं। राजनीति का स्तर की आप बात छोड़िए, देश का स्तर गिराने का काम कर रही है कांग्रेस। जब विदेश में जाके आपके अध्यक्ष बोलते हैं हमारे देश में तो भगवा आतंकवाद है, अरे शर्म आनी चाहिए। भगवा हमारे यहाँ भगवान का रंग मांगना जाता है, हम तिलक लगाते हैं भगवा रंग का। आप उस तरीके की बातें करने वाले अध्यक्ष की पार्टी से आती हैं। दूसरी बात ऐसी है, कांग्रेस के एक एक नेता का एक एक डायलॉग अगर आप उठा उठाकर देखते जाएंगे, जिस तरीके की बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों ने करी है, आप कुर्सी की तो गरिमा रखिए, कम से कम इतना तो करिए। हम तो फिर भी जी लगा के बात करते हैं, आप कुर्सी की गरिमा नहीं रखी। ये आप कौन होती है बोलने वाली? ये आप कौन होती है बोलने वाली? आपके अलावा कोई नहीं कहता। देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, आपकी तरह नहीं है अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि गांधी साहब ने उनके साथ पैदा हो गए। गांधी साहब सवाल की तरफ आइए देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, उसके बाद हम इस बहस को कंक्लूड करेंगे। राहुल गांधी वो तो विपक्ष के लीडर के नाते बोल रहे थे। टक्कर का चौथा सवाल, बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे की कांग्रेस के पास क्या काट है? पल्लवी, देखिए राष्ट्रवाद एक चीज होती है, दूसरी चीज होती है जिसको हाइपर नेशनलिज्म कहा जाता है, जो भाजपा करती है, उसके सख्त खिलाफ है कांग्रेस। राष्ट्रवाद मैं मानती हूं इस देश के हर नागरिक के खून में दौड़ता है और दौड़ना चाहिए, लेकिन जो भाजपा जिस तरह का हाइपर नेशनलिज्म करती है उसकी कड़ी निंदा करती है कांग्रेस पार्टी और देश का हर जिम्मेदार नागरिक। आप मुझे बताइए दीपक जी, ये राष्ट्रवाद है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप रहते हैं जब हमारे ही देश के नागरिकों को जो कश्मीर से आए हुए हैं देश के बाकी अंगों में अपना कुछ व्यापार कर रहे हैं, हमारा जाता है, फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है सीआईएसएफ ने, आर्मी ने, पुलिस स्टेशन नाम लेकर अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस। एक चारू का जवाब ले लेते हैं, चारू को जवाब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे और चारू का आपने ज्यादा बोला है। बोली ही जा रही है। किसानों पर गोलियां चलाई गई जब वो इधर दिल्ली आए, वापस एक ही बात है लेकर वो राष्ट्रवाद। देखिए कांग्रेस का बीटर देख लीजिए, आप ज्यादा बोलिए, आप ज्यादा बोलिए, बीटर देख लीजिए, ज्यादा बोलिए। बात बताइए, देखिए दीपक जी एक सवाल आप बोल लीजिए, हमारा जवाब हमारी जनता वोटों के साथ देगी। आप खुश रहो। चलो दीपक जी, ऐसा है हम तो अपनी जनता से फेस टू फेस बात करते हैं, हमें इनके साथ बैठ के शोर मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाए। क्यों है? अगर मोदी जी को औरतों के लिए थोड़ा भी सम्मान और इज्जत है और किससे ज्यादा सम्मान, तो ये पूरा केस ही फ्रॉड निकल गया है, आपको पता नहीं बिल्कुल चारू का जवाब आखिरी सवाल बाकी है। लेकिन अगर रेप एक्यूज है वो अध्यक्ष, तो उसको क्यों नहीं निकाला गया? बता दीजिए, इसका जवाब दे दें कि अगर कोई रेप आप अपना मुंह बंद करेंगे तो कोई जवाब देगा। नहीं निकालते पल्लवी जवाब देने दीजिए, जवाब देने। एमजे अकबर को इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, बताइए वो भी सारा फ्रॉड निकला। कोई रेप के एक्विजिशन नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन है, उनको कैबिनेट से निकाल दिया गया, उनको कैबिनेट से निकाल दिया। मेंबर तो अभी भी है,
क्यों है वो राज्यसभा के मेंबर? सिद्धू की बात कर रही है। अगर ये इसी सब बातों पर जा रहे हैं तो सिद्धू क्यों है भाई इनके कैबिनेट का मेंबर? एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, महिलाओं के मुद्दों पर आ जाइए। बिल्कुल आप महिलाओं के मुद्दों पर रहिए। महिलाओं के मुद्दे की आपको बताती हूँ, आज की डेट में हमारी कैबिनेट में जो महिलाएं हैं, जो रैंक्स लीड कर रही हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर, अरे उनको देख के गर्व से मेरा सर ऊंचा हो जाता है। हमारी देश की डिफेंस मिनिस्टर एक महिलाओं के मुद्दे की आपको बताती हूँ, आज की डेट में हमारी कैबिनेट में जो महिलाएं हैं, जो रैंक्स लीड कर रही हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर, अरे उनको देख के गर्व से मेरा सर ऊंचा हो जाता है। हमारी देश की डिफेंस मिनिस्टर एक महिला है, हमारी देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक महिला है। हमारे देश में जिस तरीके से आज विमेन लीडरशिप को एनकरेजमेंट दी जा रही है, मैं नहीं मानती पहले कभी इस तरीके से दी गई थी। इंदिरा गांधी के जमाने में जरूर दी गई थी, पर उन्होंने इमरजेंसी लगाकर इस देश को 50 साल पीछे भेज दिया। 50 साल पीछे भेज दिया, 50 साल। दूसरी बात, आप ट्रिपल तलाक पास नहीं करती। एक महिला है, जहां तक शादीशुदा है, आप तो ये भी नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को सड़क पर ना फेंके उनके शौहर। अगर गलती करे तो पनिशमेंट क्यों ना पाए? चलिए ठीक है, अब आखिरी सवाल लेते हैं, कंक्लूडिंग सवाल। किसी को कंक्लूडिंग सवाल लेते हैं। शाहरुख, कंक्लूडिंग सवाल क्या है, आइए देखते हैं। दीपक जी एक बात मैं और कहना मैं चाहूंगी, जुड़वाऊंगा, आपकी बात जुड़वाऊंगा। क्या सरकार को एयर स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक करने चाहिए? पल्लवी शर्मा, सीधा सवाल आपसे, करने चाहिए? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम मैं ये बात कहना चाहूंगी, ये बात कि कितने मरे, ये किसने शुरू की? भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने, जो कि ना कि केंद्रीय सरकार में सवाल है। सीधा जवाब सबूत सार्वजनिक करने चाहिए। सीधा जवाब मैं नहीं पूछ रहा, सीधा जवाब दे रही हूँ, सीधा जवाब दे रही हूँ। अब जवाब किस तरह देना है वो तो मैं तय करूंगा ना दीपक जी, बस 10 सेकंड दीजिए, सीधा जवाब मिलेगा आपको। भाजपा के अध्यक्ष, जो कि ना कि सरकार में मंत्री है, ना सीसीएस के मेंबर है, उनके पास 250 का आंकड़ा आता है। एनटीआरओ का कांग्रेस पार्टी ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष से आंकड़ा आता है, मेरे पार्टी के पहले नेता हमारे वायुसेना को सलाम किया उनके शौर्य के लिए। वायुसेना जब हमारे देश की वायुसेना कह रहे हैं कि हमने नहीं बोले, कांग्रेस पार्टी के लिए बात वही खत्म हो जाती है। हमें नहीं जानना कितने मरे, कैसे मरे, कब मरे। हमारी देश की वायुसेना ने कहा कि हम वहां 5 साल पहले हमारी वायुसेना में शौर्य नहीं था, वही बोल रहे हैं। ये कहना चाहिए कांग्रेस की वायुसेना पर, क्या वायुसेना का शौर्य पहले उठा जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ने के लिए तैयार करी थी हमारी वायुसेना? 26/11 के बाद मेरे शहर में जब ये हमारी वायुसेना के आखिरी राउंड देने के बाद मुझे लग गया कि आप दोनों एक दूसरे को बड़ी तगड़ी टक्कर देंगे और आप दोनों को एक दूसरे के सामने चुनाव में खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन पल्लवी, मेरा आखिरी सवाल जिसका आपने जवाब नहीं दिया, पहला सवाल मेरा सवाल आया ही नहीं, वो सवाल मेरे पास आया ही नहीं। आपने उठाया नहीं, आया तो था आपके पास। मेरा सीधा सवाल, राहुल गांधी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए मैं बोलना नहीं चाहती थी, एक मिनट, देखिए मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं बोलूंगी और जवाब दूंगी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ फिर चारू जी वो जो आरटीआई रुकी हुई है मोदी जी की डिग्री के बारे में, उसको जरा रिलीज कराने में मदद करेंगे। हमारे एफिडेविट राहुल गांधी जी हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कहाँ से? हार्वर्ड में कॉलेज का मेरा जवाब सही है, बता दीजिए जनता को। उसमें कॉलेज डिग्री बताइए क्या पढ़े? हार्वर्ड एक शहर है, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज होते हैं। पॉइंट तो वैलिड है। डिग्री का नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, अनपढ़ों जैसी बात मत करिए। हार्वर्ड से पढ़े, हार्वर्ड एक शहर है भाई, शहर है, वहाँ पर 100 कॉलेज है। कॉलेज बताइए, डिग्री बताइए। आर्ट्स पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, कुछ तो पढ़ के आए होंगे। चारू जी आप क्यों सब्जेक्ट बता दीजिए। सुन लीजिए क्यों बौखला? चलिए, चारू जी को लगा कि मैंने, चारू जी को लगा, एक मिनट, चारू जी को लगा कि मैंने कहा अगर मैं जवाब दे दूंगी तो इन्हें आरटीआई रिलीज करानी पड़ेगी। इन्होंने सच में वो जिम्मेदारी ले ली। मैं जानती हूँ इनके पार्टी में उतनी पावर नहीं है कि ये करा सकते, तो घबराए ना। मोदी जी की हर ये जवाब खुली किताब है, आईआईटी के पास है, सब लोग पास है जनता में। आप कॉलेज का नाम बताइए, सब्जेक्ट बताइए, ये सवाल कॉलेज छोड़िए, सब्जेक्ट बताइए क्या पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किस विषय में किया है। मैं आपको बताती हूँ, मैं वकील हूँ, मैंने लॉ में ही ग्रेजुएशन किया है, लॉ में ही प्रोफेशनल डिग्री ली है। आप भी कुछ चलिए, हमको यही रोकना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है पल्लवी मुंबई से नहीं, अभी तो हार्वर्ड बताइए, हार्वर्ड में क्या पढ़े?
चलिए भले से ये मुद्दा ना हो, भले से ये मुद्दा ना हो कि राहुल गांधी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन जनता सवाल जरूर पूछ सकती है और कई मुद्दों पर पूछेगी। इसीलिए टक्कर में हमारी कोशिश होती है उन सारे सवालों को समेटने की जो सवाल इस वक्त जनता के जेहन में है। हम आपको आखिरी में मीटर बता देते हैं। आखिरी में हमारा मीटर क्या कहता है? हमारा मीटर कहता है कि पल्लवी 55 पर है और 65 पर है, लेकिन ये एग्जैक्ट मीटर नहीं है। आप ये मान सकते हैं हमारी एडिटोरियल टीम का अनुमान है, इसमें कुछ ऊपर और कुछ नीचे भी हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। जनता चारू को भी देख रही है, जनता पल्लवी को भी देख रही है, जनता मोदी जी को भी देख रही है और जनता राहुल गांधी जी को भी देख रही है। अपना फैसला करेगी और वो फैसला 23 मई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए सामने भी आएगा। टक्कर में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।